10 इयर्स पहले अचानक दुनिया में गेट्स ओपन होने लगे जो एक अलग डायमेंशन से कनेक्टेड थे। इन गेट्स से मैजिक बीस्ट्स बाहर आने लगे। उसी टाइम कुछ लोगों में ऐसी एबिलिटीज उभर आईं जिनसे ये मॉन्स्टर्स को डिफीट कर सकते थे। ये लोग हंटर्स कहलाए। शिकारी अपनी स्ट्रेंथ के बेस पर रैंक किए जाते हैं। ई रैंक सबसे कमजोर, फिर DCBA और सबसे स्ट्रांग S रैंक। लेकिन एक बार जो पावर मिल गई वो कभी बढ़ नहीं सकती थी। इसी बीच एक कंस्ट्रक्शन साइट पर सबसे कमजोर शिकारी के नाम से मशहूर संग जिनवू बाकी हंटर्स के साथ एक रेड में पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंचता है। हाँ, वो सबसे वीक हंटर था, लेकिन फिर भी लोग उसे पसंद करते थे। जब भी जिनवू किसी रेड में इन्वॉल्व होता, सब समझ जाते कि ये कोई इजी रेड होने वाला है। रेड स्टार्ट होने से पहले वो जूही से मिलता है, एक हीलर जिससे वो पहले भी काम कर चुका है। जूही उसके पुराने इंजरीज देखकर परेशान हो जाती है और उसे सावधान रहने को कहती है। लेकिन जिनवू उसे हंसकर जवाब देता है कि उसे आदत हो गई है। टीम लीडर सॉन्ग सभी को रेड के लिए इकट्ठा करता है। सभी गेट के अंदर एंटर करते हैं और रेड शुरू होता है। दूसरी तरफ कोरियन हंटर्स एसोसिएशन का चेयरमैन गो गुनही अपने असिस्टेंट वो जिनचुल के साथ डिस्कस कर रहा होता है कि गवर्नमेंट मैजिक बीस्ट से मिलने वाले एसेंस स्टोन्स को हाई डिमांड पर खरीद रही है। ये स्टोन्स वेपन्स और गियर बनाने के लिए यूज किए जाते हैं और साइंटिस्ट इन्हें क्लीन एनर्जी सोर्स के रूप में भी रिसर्च कर रहे हैं। डंजियन के अंदर जिनवू को अपनी पहली एसेंस स्टोन मिलती है और वो खुशी से झूम उठता है। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। अचानक एक गोब्लिन उस पर अटैक कर देता है। जिनवू नाइफ से वॉर करता है, लेकिन झटका तब लगता है जब उसकी नाइफ टूट जाती है। गोब्लिन उसे पेट में छुरा घोंप देता है और जिनवू दर्द से जमीन पर गिर जाता है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाए, पार्क उसे बचाता है और जूही उसकी हीलिंग शुरू कर देती है। टीम डंजियन बॉस को डिफीट कर देती है और सब जश्न मनाने लगते हैं। जिनवू एक कोने में अपने घावों से उभरने की कोशिश कर रहा होता है, जबकि जूही उससे परेशान होकर पूछती है कि वो खुद को बार बार खतरे में क्यों डालता है। तभी एक हंटर को एक गुफा का एंट्रेंस दिखाई देता है, एक रेयर डबल डंजियन। टीम डिसाइड करती है कि क्या अंदर जाना चाहिए। वोटिंग होती है और डिसाइडिंग वोट जिनवू के हाथ में होता है। जूही इस खतरनाक डिसीजन के खिलाफ होती है, लेकिन जिनवू की फैमिली कंडीशन उसे मजबूर कर देती है। उसके डैड मिसिंग हैं, मॉम हॉस्पिटल में है और वो अपनी सिस्टर की कॉलेज फीस भी भर रहा है। उसे पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए वो गुफा के अंदर जाने का फैसला करता है। टीम अंदर जाती है और 40 मिनट तक एक टनल में ट्रैक करती है। आखिरकार टीम एक जायंट डोर के सामने पहुंचती है। सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं और आखिरकार दरवाजा खोलने का फैसला करते हैं। जैसे ही जिनवू और उसकी टीम अंदर एंटर करती है, पूरा हॉल नीली आग से जगमगा उठता है। सब रेडी होते हैं कि शायद कोई मैजिक बीस्ट या ट्रेजर मिलेगा, लेकिन यह जगह अजीब लग रही थी। चारों तरफ स्टैच्यूज थे और एक बहुत बड़ा स्टैच्यू बीचों बीच खड़ा था। तभी जूही घबराकर जिनवू को बताती है कि उसे लग रहा है वो सबसे बड़ा स्टैच्यू उन्हें देख रहा है। जिनवू हंसकर उसे शांत करता है, लेकिन अचानक एक जोरदार आवाज आती है। डोर अपने आप बंद हो जाता है। एक हंटर जल्दी से पीछे हटकर डोर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एंट्रेंस गार्ड कर रहे स्टैच्यू में से एक अचानक मूव करता है और अपनी भारी तलवार से हंटर का सिर धड़ से अलग कर देता है। पूरी टीम डर से कांप उठती है। जिनवू धीरे धीरे पलटकर सबसे बड़े स्टैच्यू को देखता है और तभी उसका नजरिया बदल जाता है। उसे एहसास होता है कि जितने भी डंजियन उसने पहले फेस किए थे, उनमें से कोई भी इतना खतरनाक नहीं था। अचानक उस जायंट स्टैच्यू की नजरें जिनवू पर टिक जाती हैं। नीचे झुको! जिनवू चिल्लाता है। अगले ही सेकंड स्टैच्यू की आंखों से एक डिस्ट्रक्टिव लाइट बीम निकलती है, जो कुछ हंटर्स को पल भर में भस्म कर देती है। जूही को बचाते हुए जिनवू समझ जाता है कि वे अब मौत के मुंह में हैं। चारों तरफ सन्नाटा था। पत्थरों पर ताजा खून बिखरा पड़ा था। शिकारी जिस डर से बचने के लिए डंजियन में घुसे थे, वही डर अब उनके सामने एक बुरे सपने की तरह खड़ा था। वो विशालकाय मूर्ति, जिसकी चमकती लाल आंखें अब भी किसी और का शिकार करने के लिए तैयार लग रही थीं। जिनवू की नजर जूही पर गई। वो पूरी तरह सदमे में थी। सॉन्ग ने जिनवू की ओर देखा और पूछा, तुमने मूर्ति का हमला पहले ही कैसे भांप लिया? जिनवू ने थोड़ी देर सोचा और फिर जवाब दिया,
मुझे बस महसूस हुआ जैसे कोई चेतावनी मिली हो। लेकिन तभी उसकी नजर सॉन्ग के हाथ पर गई। सॉन्ग का एक हाथ पूरी तरह कट चुका था। जिन्वू जल्दी से घाव को दबाने लगा ताकि खून बहना बंद हो जाए। सॉन्ग दर्द में कराहते हुए बोला, ये मूर्ति कम से कम ए रैंक की होगी, बल्कि शायद एस रैंक। सिर्फ एक हमले में किसी को भी खत्म कर सकती है। मैंने इतने सालों में इससे खतरनाक चीज नहीं देखी। तभी उसकी नजर चैम्बर की दीवारों पर लिखे शब्दों पर पड़ी। पहला नियम, राजा का सम्मान करो। दूसरा नियम, राजा को खुश करो। तीसरा नियम, अपने विश्वास को साबित करो। जो इन नियमों का पालन नहीं करेगा वो यहां से जिंदा नहीं जाएगा। जिन्वू के दिमाग में एक ख्याल आया, राजा यानी इस विशाल मूर्ति की बात हो रही है। दूसरी तरफ स्कूल में जिन्वू की छोटी बहन जिनाह क्लास में थी। उसकी दोस्त सोंगयी ने पूछा, तुम्हारा भाई शिकारी है? किस रैंक का? जिनाह ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ, लेकिन वो सिर्फ ई रैंक है और वो हमेशा घायल रहता है। सोंगी हंसते हुए बोली, अगर मैं शिकारी बनी तो ई रैंक को भी कूल बना दूंगी। डंजन के अंदर सॉन्ग और जिन्वू सोच रहे थे कि इन 3 नियमों का क्या मतलब हो सकता है। तभी एक शिकारी जू घबराकर चिल्लाया, मुझे नहीं मरना, मैं भाग रहा हूं। और वो डंजियन के दरवाजे की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की ओर 2 कदम बढ़ाए, मूर्ति की आंखों से एक रोशनी निकली और अगले ही पल जू झलकर राख में बदल गया। बाकी शिकारी बुरी तरह कांप रहे थे। सॉन्ग ने जल्दी से कहा, पहले नियम को ध्यान से देखो, राजा का सम्मान करो। जिन्वू ने मूर्ति की आंखों को देखा और धीरे से सिर झुका दिया। और तभी मूर्ति की आंखों की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। जिन्वू चिल्लाया, सब लोग झुको, राजा के सामने झुकना ही इसका सम्मान करना है। सभी शिकारी फौरन घुटनों के बल बैठ गए। कुछ पलों बाद मूर्ति के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ गई। पार्क नाम का एक शिकारी उठा और बोला, शायद अब खतरा टल गया। लेकिन जैसे ही उसने अपनी कमर सीधी की, मूर्ति भी हिली और उसकी तरफ बढ़ने लगी। एक शिकारी हिम्मत करके मूर्ति के आगे प्रार्थना करने लगा। अगले ही पल मूर्ति ने अपने भारी पैर से उसे कुचल दिया। बाकी शिकारी दहशत में चिल्लाने लगे। जिन्वू तेजी से सोचने लगा। उसने आसपास देखा और पाया कि कुछ मूर्तियां म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पकड़े हुए थीं। उसे समझ आ गया कि राजा को खुश करने का यही तरीका है। उसने चिल्लाकर सबको यह बताया। सॉन्ग भागकर एक बिगुल पकड़ने वाली मूर्ति के पास गया और बिगुल बजने लगा। संगशिक भी एक वायलिन पकड़ने वाली मूर्ति के पास गया और वो भी बजने लगी। जिन्वू ने जूही को पकड़कर एक ढोल बजाने वाली मूर्ति के पास खड़ा किया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि अगर 2 लोग एक साथ खड़े होंगे तो मूर्ति सक्रिय नहीं होगी। उसने जूही को वहीं छोड़ा और खुद दूसरी मूर्ति ढूंढने लगा। लेकिन उसकी धीमी स्पीड की वजह से वो गलती से एक ढाल पकड़े हुई मूर्ति के पास पहुंच गया। मूर्ति ने अपनी ढाल को उसी पर गिरा दिया। जिन्वू किसी तरह घिसटते हुए पास की गाने वाली मूर्ति के पास पहुंचा और उसे सक्रिय किया। तभी विशाल मूर्ति ने चलना बंद कर दिया और वापस अपने सिंहासन पर जाकर बैठ गई। जूही दौड़कर आई और जिन्वू को सहारा दिया। उसकी टांग से खून बह रहा था और आधी टांग कट चुकी थी। जूही ने अपनी आखिरी ताकत जुटाकर उसे ठीक करने की कोशिश की। लेकिन तभी चैम्बर में कुछ हिला। सभी ने देखा कि राजा की मूर्ति के सामने एक अल्टर प्रकट हुई। जिन्वू समझ गया कि यह अल्टर सैक्रिफाइस यानी बलिदान के लिए है। सांशिक ने सोंग को टीम लीडर होने के नाते जिम्मेदार ठहराया और उसे बलिदान देने को कहा। सोंग बिना कुछ कहे अल्टर की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वो वहां पहुंचा, एक नीली लौ झलने लगी, मगर कुछ नहीं हुआ। जिन्वू ने 2 हंटर्स को कहा कि उसे भी अल्टर पर ले जाएं। जैसे ही वो तीनों वहां पहुंचे, 3 और लौ जलने लगी। जिन्वू ने बचे हुए 2 शिकारी को भी अंदर बुला लिया। जैसे ही वो सारे लोग अंदर आ गए, उनके आसपास अब नीली लौ भी जलने लगी और डंजियन का दरवाजा खुल गया। सभी स्टैच्यूज एक साथ उनकी ओर बढ़ने लगे। जिन्वू ने तेजी से देखा कि कुछ मूर्तियां आगे बढ़ रही थीं, जबकि कुछ अपनी जगह जमी हुई थीं। तभी उसे समझ आया, अगर कोई मूर्ति की तरफ देख रहा हो तो वो हिल नहीं सकती। वो समझ गया कि ये आग एक टाइमर है। ये तभी शुरू हुई जब हम सभी अंदर आए थे।
इसका मतलब अगर सारी आग बुझ गई तो कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। वो चिल्लाया, कोई भी इस घेरे से बाहर मत जाओ। दरवाजा खुला है लेकिन ये जाल है, अगर हम इधर उधर भागे तो मर जाएंगे। लेकिन डर ने कुछ शिकारियों को जकड़ लिया था। दो लोग जो अभी तक जिन्वू को सहारा दे रहे थे अपने होश खो बैठे और भाग निकले। सांशिक, जो अब भी वहीं खड़ा था, घबराकर सोचने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मुझे माफ करना, मेरी फैमिली मेरा इंतजार कर रही है। और वो भी वहां से भाग निकला। अब बस 3 लोग बचे थे, सॉन्ग, जूही और जिन्वू। सॉन्ग ने गहरी सांस ली और तय किया कि वो पीछे रहेगा। लेकिन तभी जूही अचानक जमीन पर गिर पड़ी। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। उसने कोशिश की, लेकिन उसकी टांगें जवाब दे चुकी थीं। जिन्वू ने घबराकर सॉन्ग की ओर देखा और कहा, तुम जूही को यहां से बाहर ले जाओ। मैं अपनी कटी हुई टांग के साथ उसे नहीं ले जा सकता। सॉन्ग ने जूही को उठाया और तेजी से बाहर की ओर भागा। अब चैम्बर में सिर्फ जिन्वू रह गया था। जिन्वू ने संगशिक का छोड़ा हुआ तलवार उठाया। चारों तरफ मूर्तियां अब उसकी ओर बढ़ रही थीं। एक मूर्ति ने भाला फेंका। वो उसके पास से जरा सा छूट गया। दूसरी मूर्ति का वार इतना तेज था कि जिन्वू संभल भी नहीं पाया। उसकी चीख पूरे चैम्बर में गूंज उठी। उसके जिस्म से खून टपक रहा था। पीछे हटते हुए वो अल्टर से टकराया। चारों तरफ अंधेरा सा छा रहा था। एक मूर्ति ने अपनी तलवार उठाई। जिन्वू की आंखें डर से फटी जा रही थीं और अपने आखिरी मोमेंट्स में वो सोच रहा था कि काश मुझे एक और मौका मिल सकता। अगले ही पल तलवार जिन्वू के जिस्म में उतर गई। उसी वक्त आखिरी नीली ज्वाला भी बुझ गई और तभी जिन्वू को एक सिस्टम मैसेज दिखाई दिया। उसमें लिखा था, एक नया मौका उपलब्ध है, क्या आप प्लेयर बनना स्वीकार करते हैं? आखिरी सांस लेते हुए जिन्वू ने फुसफुसाया, हां। जिन्वू की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं और वो खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाता है। वो घबराकर अपने शरीर को देखता है। उसके सारे जख्म ठीक हो चुके हैं, यहां तक कि उसकी बाईं टांग भी पूरी तरह से सही है। उसे यकीन नहीं होता कि जो कुछ भी डंजियन में हुआ वो सच था या सिर्फ एक सपना। तभी दरवाजा खुलता है और अंदर आते हैं कोरियन हंटर्स एसोसिएशन के इंस्पेक्टर वू जिनचुल और कांग तैशिक। जिनचुल बताते हैं कि वो 3 दिनों से बेहोश पड़ा था और जब उसे पाया गया तो वहां पर ना तो कोई स्टैच्यू थे और ना ही कोई और निशान जो सर्वाइवर्स ने बताए थे। तैशिक सीधे सवाल करता है कि तुम्हें दूसरा अवेकनिंग मिला क्या? यानी क्या उसका पुनर्जन्म हुआ है? जिन्वू चौंक जाता है, क्योंकि अगर उसे दोबारा अवेकनिंग मिली होती तो उसकी रैंक ई से ए या एस तक बढ़ सकती थी। वे लोग उसे टेस्ट करने के लिए मैनामीटर दिखाते हैं और उसे हाथ रखने के लिए कहते हैं। जिन्वू थोड़ी उम्मीद के साथ मीटर पर हाथ रखता है, लेकिन उसका रिजल्ट सिर्फ 10 आता है। जिनचुल के चेहरे पर निराशा दिखती है। जिन्वू अंदर ही अंदर मायूस हो जाता है। उसे लगा था कि वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गया होगा, लेकिन नतीजा कुछ और ही निकला। तभी वो एक और चीज नोटिस करता है। एक सिस्टम मैसेज उसके सामने दिख रहा है, लेकिन बाकी किसी को वो दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर बाद दरवाजा दोबारा खुलता है और अंदर आती है उसकी बहन जिना। वो गुस्से में उसकी डांट लगाती है कि वो खुद का जरा भी ख्याल नहीं रखता, लेकिन जिन्वू उसके गुस्से में छुपी फिक्र को समझ जाता है। उसे देखकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। वो जिना से पूछता है कि क्या उसे भी वो सिस्टम मैसेज दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब वो मना कर देती है तो उसे यकीन हो जाता है कि ये सिर्फ उसी के लिए है। जिना थोड़ी और नाराजगी दिखाने के बाद आखिरकार उसे छोड़कर चली जाती है। अब अकेले होने पर जिन्वू अपने सामने दिख रहे मैसेज को ध्यान से देखता है। पहला मैसेज उसे बताता है कि सिस्टम उसे एक प्लेयर के रूप में डेवलप करने में मदद करेगा और दूसरा एक चेतावनी देता है, अगर उसने सिस्टम के ऑर्डर्स का पालन नहीं किया तो उसे पेनाल्टी झेलनी पड़ेगी। तभी एक और नोटिफिकेशन आता है, डेली क्वेस्ट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। क्वेस्ट के टास्क देखकर जिन्वू हैरान रह जाता है। 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाड्स और 10 किलोमीटर दौड़। उसे लगता है कि ये सब सिर्फ उसका वहम है, इसीलिए थकान की वजह से वो इसे इग्नोर करके सोने की कोशिश करता है। दूसरी ओर हंटर्स गिल्ड में चोई एस रैंक हंटर हाई इन को एक बी रैंक रेड में लीडरशिप लेने के लिए कहता है। हाई इन को खुद पर भरोसा नहीं है,
लेकिन चोई उसे समझाता है कि वो इस रोल के लिए बिल्कुल सही है। चोई मानता है कि कोरिया की टॉप 5 गिल्ड्स में होने के बावजूद वे इंटरनेशनल लेवल पर अब भी उतने मजबूत नहीं हैं। इसी दौरान शहर के बीचों बीच अचानक एक गेट खुल जाता है, जिससे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में रुकावट आ जाती है। रात में जब जिन्वू आराम से सो रहा होता है, तो अचानक उसकी नींद खुल जाती है। कमरा जोरों से हिलने लगता है। उसे पहले तो लगता है कि शायद भूकंप आ गया, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि वो किसी और ही जगह पर है। वो देखता है कि वो अब किसी बेजान रेगिस्तान में खड़ा है जहां सूरज भी नहीं दिख रहा। तभी एक नया मैसेज आता है। उसकी डेली क्वेस्ट पूरी न करने की सजा ये है कि उसे 4 घंटे इस रेगिस्तान में सरवाइव करना पड़ेगा। और तभी वो देखता है कि एक विशालकाय सेंटीपीड उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा है। 4 घंटे तक जिन्वू इस मॉन्स्टर से भागता रहता है, मुश्किल से अपनी जान बचाते हुए। जब वो बुरी तरह थक चुका होता है, तभी उसकी आंखें दोबारा खुलती हैं और वो वापस हॉस्पिटल के बेड पर होता है। नर्सें उसे देखकर हैरान रह जाती हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से पसीने से भीगा हुआ और हाँफ रहा था। अगले दिन जिन्वू पूरी तरह से बदल चुका होता है। वो एक ट्रैक सूट पहनकर तैयार हो जाता है और अपनी बहन से कहता है कि उसे बाहर जाना है। इसी बीच जूही, जो अब भी डबल डंजियन के ट्रॉमा से जूझ रही थी, उसे एक रेड में शामिल होने का ऑफर मिलता है, लेकिन वो तुरंत मना कर देती है। तभी उसे एक खबर मिलती है कि जिन्वू होश में आ गया है। वो हॉस्पिटल पहुंचती है, लेकिन वहां का नजारा देखकर वो दंग रह जाती है। जिन्वू बाहर दौड़ लगा रहा होता है। जूही बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। जिन्वू अपने डेली क्वेस्ट पूरे करता रहता है और सिस्टम के मैकेनिक्स को समझने लगता है। उसे पता चलता है कि डेली क्वेस्ट के पूरे होने पर उसे फुल रिकवरी मिलती है और इस बार उसे एक स्पेशल रिवॉर्ड मिलता है, एक की, जिसे एक इंस्टेंस डंजियन खोलने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जिन्वू अपनी मां को हॉस्पिटल में देखने जाता है। वो 4 साल पहले के उस दिन को याद करता है जब उसकी मां इटर्नल स्लीप डिसीज के कारण कोमा में चली गई थी। ये बीमारी उन गेट्स के खुलने के बाद आई थी और डॉक्टरों के पास इसका कोई इलाज नहीं था। वो सिर्फ लाइफ सपोर्ट से उसकी मां को जिंदा रख सकते थे। जिन्वू इसी वजह से हंटर बना था, ताकि वो हॉस्पिटल का भारी खर्च उठा सके, भले ही उसकी जान कितने भी खतरे में क्यों न पड़े। अगले कुछ दिनों तक जिन्वू अपने वर्कआउट पर पूरा ध्यान लगाता है। जितने भी एबिलिटी पॉइंट्स उसे मिलते हैं, वो सब स्ट्रेंथ में डालता है। अब वो खुद को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत महसूस करता है और अब वो आखिरकार उस रहस्यमयी की का इस्तेमाल करने का फैसला करता है। एक गहरी सांस लेकर वो की को मेट्रो स्टेशन के एक दरवाजे में लगाता है और देखते ही देखते डंजियन का प्रवेश द्वार खुल जाता है। लेकिन जब वो अंदर जाता है, तो उसे एहसास होता है वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। जिन्वू अभी भी इस नए वातावरण को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी अचानक डंजियन की छत फट जाती है और वहां से 3 गोब्लिन नीचे कूद पड़ते हैं। पिछली बार जब जिन्वू ने किसी गोब्लिन का सामना किया था, तो उसने उसके पेट में छुरा घोंप दिया था, लेकिन इस बार स्थिति अलग थी। अब उसे एक नहीं बल्कि 3 गोब्लिन से लड़ना था। तीनों गोब्लिन अपनी तेज धारदार तलवारों से लगातार हमले कर रहे थे। उनकी मूवमेंट तेज और आक्रामक थी। जिन्वू अपनी पूरी ताकत लगाकर उनका बचाव करता है, खुद को उनके वार से बचाने की कोशिश करता है। लड़ाई के बीच उसे एहसास होता है कि अब उसका शरीर पहले से ज्यादा तेज और मजबूत हो गया है। धीरे धीरे सही मौके पर वार करके वो एक एक कर तीनों गोब्लिन्स को खत्म कर देता है। लेकिन जैसे ही उसे लगने लगता है कि वह पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुका है, तभी अंधेरे से एक स्टील फैंग लाइकन उसकी तरफ बढ़ता है और अपनी पूरी ताकत से वार करता है। इस हमले की ताकत इतनी ज्यादा थी कि जिन्वू का चाकू टूट जाता है। स्टील फैंग लाइकन, जिसकी धातु की चमचमाती हुई दांतें अंधेरे में झिलमिला रही हैं, घातक रफ्तार से जिन्वू पर झपटता है। जिन्वू बिजली की गति से पीछे हटता है और खुद की इस चपलता से चौंक जाता है। उसकी रोज की कड़ी ट्रेनिंग रंग ला रही थी, लेकिन अब उसे सिर्फ बचना नहीं, बल्कि इस राक्षस को हराना था। वह अपनी पूरी ताकत से लाइकन पर घूंसा मारता है, 1, 2, 3 बार, मगर जानवर पर कोई असर नहीं हो रहा था। वह झटपट अपनी इन्वेंट्री खोलता है और अंदर से एक जादुई तलवार निकालता है। उसने तलवार उठाई और एक ही वार में लाइकन के शरीर को बीच से चीर दिया।
सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज गूंजती है। जिन्वू को कुछ लेवल्स का फायदा हुआ था, लेकिन जैसे ही वह राहत की सांस लेता है, दो और स्टील फैंग लाइकन उसकी ओर बढ़ते हैं। एक लाइकन अपने धातु के जबड़ों से उसकी तलवार पकड़ लेता है। जिन्वू उसे खत्म करता है, लेकिन दूसरे को देखते ही उसके दिमाग में कार्तनन डंजियन की यादें ताजा हो जाती हैं। वहां के दुश्मन कहीं ज्यादा खतरनाक थे। तभी दूसरा लाइकन डर के मारे जान बचाकर भागने लगता है। जिन्वू थककर जमीन पर बैठ जाता है। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। जब वह अपने स्टैट्स पेज पर नजर डालता है तो देखता है कि वह लेवल 2 पर पहुंच चुका था। आश्चर्यजनक रूप से उसके स्टैट्स बढ़ चुके थे और चोटें भी अपने आप ठीक हो गई थीं। उसे समझ आता है कि हर बार जब वो लेवल बढ़ाएगा तब उसकी चोटें भी ठीक हो जाएंगी। उसकी ताकत अब 32 हो चुकी थी और वह खुद इसके प्रभाव को महसूस कर सकता था। जिन्वू दुश्मनों के शवों की तलाशी लेता है और उसे एक आइटम मिलता है। वह उस वस्तु को गेम शॉप में बेचता है और अपनी इन्वेंटरी में 20 गोल्ड जुड़ते देखता है। वह अपनी तलवार उठाकर खड़ा होता है और सोचता है, क्या मैं इस डंजियन के बॉस तक पहुंचने के लिए जिंदा रह पाऊंगा? अचानक अंधेरे में कई जोड़ी चमचमाती आंखें दिखाई देती हैं। स्टील फैंग लाइकन्स का पूरा झुंड उसके चारों ओर आ चुका था। लेकिन इस बार जिन्वू घबराया नहीं। उसने अपनी कमजोरियों से लड़ने की ठान ली थी। वह एक पागल शिकारी की तरह लड़ता है। हर झपट्टा, हर पंजा उसके वार के सामने फीका पड़ जाता है। एक के बाद एक लाइकन्स गिरते जाते हैं और हर बार जब वह किसी को मारता है उसकी ताकत बढ़ती जाती है। एक बार फिर सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज गूंजती है। उसमें लिखा है, आपको नई उपाधि मिली है, वुल्फ असासिन। जानवरों के खिलाफ आपके हमलों की शक्ति बढ़ गई है। जिन्वू की सांसें तेज थीं। तलवार टूटने की कगार पर थी, मगर वह अब भी अडिग खड़ा था। तभी उसे एक टेलीपोर्टेशन स्टोन मिलता है। वह सोचता है, अगर मैंने इस पत्थर का उपयोग किया तो शायद यह डंजियन गायब हो जाए, लेकिन मैंने इतनी जल्दी लेवल बढ़ते पहले कभी नहीं देखा। जिन्वू ने तय कर लिया, वह आगे बढ़ेगा। अब वह दुश्मनों के नामों के रंग देखकर उनकी ताकत का अंदाजा लगा सकता था। पहले लाल नाम दिखते थे, मतलब वे बहुत खतरनाक थे। अब वही नाम सफेद हो चुके थे, जो यह दर्शाता था कि वह उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुका था। मगर उसका बढ़ा हुआ परसेप्शन उसे चेतावनी देता है। डंजियन का बॉस अब भी उससे कई गुना ताकतवर है, लेकिन वह फिर भी आगे बढ़ता है। जिन्वू गहरी सुरंगों से होते हुए डंजियन के सबसे निचले तल पर पहुंचता है। वहां एक विशाल तालाब फैला हुआ था। पानी की सतह हल्के हल्के हिल रही थी। अचानक कुछ पानी से बाहर निकलता है और तेजी से जिन्वू को पत्थर की दीवार पर पटक देता है। उसकी तलवार का ब्लेड टूट चुका था और सामने से एक ब्लू वेनम फैंग कसाका, एक विशाल जहरीला नाग, पानी से बाहर आता है। नाग के नीले चमकते हुए दांत से जहर टपक रहा था। जिन्वू तुरंत अपना टूटा हुआ ब्लेड संभालता है और वार करने की कोशिश करता है, लेकिन यह राक्षसी नाग कठोर स्केल्स से ढका हुआ था। उसके वार बेअसर थे। नाग अपनी पूंछ से उसे जोर से पटकता है। जिन्वू जैसे तैसे खुद को बचाता है, लेकिन गुस्से में उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह सोचता है, क्या मैं हमेशा कमजोर ही रहूंगा? नाग उसे जकड़कर दीवार पर चिपका देता है। उसके जबड़े खुले थे और जहर की बूंदें टपक रही थीं। वह सोचता है, नहीं, अब और नहीं। इस बार वह पीछे नहीं हटा, बल्कि वह खुद राक्षस पर झपट पड़ा। उसकी मुट्ठी से नाग की कठोर स्केल्स टूटने लगी। गहरी दहाड़ के साथ उसने अपने हाथों से ही नाग के सिर को कुचल डाला। सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज गूंजती है, आपने ब्लू वेनम फैंग कसाका को हराया। इनाम, कसाका के जहरीले दांत से बना सी रैंक डैगर। डंजियन अब गायब हो चुका था। जिन्वू थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी। वह बदल रहा था, लेकिन तभी एक सैनिक भागता हुआ आता है और जिन्वू को रोकता है। आप शिकारी हैं, हो ना? यहां पास में ही एक डंजियन टूट चुका है। हमें आपकी मदद की जरूरत है। जिन्वू एक पल के लिए सोचता है, फिर बिना कुछ कहे उसके पीछे चल देता है। वहां पहुंच के जिन्वू देखता है कि डंजियन का बॉस ही अब बाकी है और 10 लो रैंक के हंटर्स का एक ग्रुप, जिसमें जिन्वू की दोस्त जूही भी शामिल है, उसे हराने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है।
जूही डर को काबू करने और ठीक से हीलिंग करने की कोशिश करती है, लेकिन असफल रहती है। जिनवू देखता है कि वह कितनी घबराई हुई है और दूर से मदद करने का फैसला करता है। वह अपनी टूटी हुई तलवार इतनी ताकत से फेंकता है कि गोलेम की रक्षा टूट जाती है और बाकी हंटर्स इसे खत्म कर देते हैं। जब एक हंटर उस अज्ञात मददगार को ढूंढने की कोशिश करता है, जूही जिनवू को चुपचाप वहां से जाते हुए देखती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो में मजा आया होगा। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब कीजिए ऐसे बढ़िया वीडियो देखने के लिए। अगला एपिसोड जल्द ही आएगा, तो मिलते हैं फिर। तब तक के लिए अलविदा।